हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक पीवाईक्यू सॉल्व जो है मैथमेटिक्स का सीटेट पेपर 1 के लिए। तो हम देखेंगे एग्जाम हॉल में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिकली मैं बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करवाती रहूँगी ताकि हम प्रैक्टिस भी करते जाएँ और साथ में टॉपिक वाइज भी करते जाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। हमें नंबर पैटर्न बताना है। फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 है, देन 8 है, 27, 64, 125। अगर आपने क्यूब्स पढ़े हैं तो आपने देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है, दिस इज़ 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब की अगर हम बात करें दिस इज़ 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो अब इसके आगे 6 का क्यूब आने वाला है और 7 का क्यूब। तो यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 छागे 36, छक्का 216, और 7 का क्यूब होता है 7 सत्ता 49, इंटू का 7 करोगे तो आएगा 343। तो 216 और 343, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ। इनका हमें सम करना मतलब एडिशन करना है, फिर उसमें से क्या घटा दिया जाए ताकि हमें 25,454 मिल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इन सबको जोड़ने के लिए बोला है ना। कितना कितना है 9,909, यहाँ पे लिख लेते हैं 9,909 प्लस फिर क्या है 9,099 और 9,009, 9,099 प्लस 9,009। इसमें से बोला है क्या घटाना है, तो हम मान लेते हैं हम इसमें से x घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 25,454, 25,454। एक बार चेक कर लो, यही नंबर है 25,454। वेरी गुड, हाँ यही है। अब देखिए, अब इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो आप चाहो तो इनको क्या करो प्लस कर लो, फिर इसमें से माइनस कर दो। जैसे अगर मैं इसमें से इसको प्लस करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं जैसे देखिए आप क्या करिए कि इनको ऐसा नंबर बना लीजिए, क्योंकि सब देखो 9 है तो जब हमारे यूनिट डिजिट में 0 होता है ना तो उसको जोड़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसमें से जैसे मैंने 9 ले लिया तो ये कितना हो गया 9,900, फिर ये मैंने इसको दे दिया तो ये 100 बन गया है ना। इसमें से 100 आपने अगर इसको दे दिया बाई चांस तो ये टोटल कितना बन चुका है 10,000 बन चुका है, 10,000 बन चुका है। और दिस इज अभी यहाँ से 8 हमारे पास है, 9 और 8 कितना होता है 9 और 8 में अगर आप ऐड करोगे तो 17 होता है ना। तो 17 हो गया तो हमारे पास कितना हो गया 10,000, 9,000, 9,000 तो 18,000 और 10,000 28,000, 28,000 कितना आया था ये 17, इतना हमारे पास आ चुका। अगर आप ऐड करके देखोगे तो इतना ही आएगा। अब इसमें से इसको माइनस के उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। कितना 25,454। अब आप माइनस कर दो, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 5 गया 6, ये 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, देन अगेन ये दिस इज बिकम 6, तो 8 में से 6 गया 2, तो 2563 हमारा आंसर है। 2563, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब अगर कोई एक और तरीका अब आप पूछोगे तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा था 9,000 9,000 9,000, दिस इज 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27,000 हो गया, और इधर 25,000 लिखा हुआ है। तो हमने जब काटा तो इधर में लेफ्ट साइड हमारा कितना आ रहा है 2,000 आ रहा है ना। हमने ऐसे 1000 के प्लेसेस पे सारे सॉल्व कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए 900 है, 100 के प्लेस की बात करते हैं, 900 है, इधर 400 है, तो माइनस किया हमने तो कितना बचा हमारा 500। ठीक है, अब 100 के प्लेस भी चला गया है ना। अब 10th की प्लेस पे आते हैं तो इधर क्या है 9 है और इधर 5 है, तो माइनस किया हमने तो 4 आया। अब यूनिट डिजिट के प्लेस पे देखते हैं तो 999, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा
23। कितना आएगा? 23। कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या? देखिए 9,900 में से हमने 400 माइनस किया था, तो 9,000 में से 400 माइनस किया था तो आया 500। ठीक है, 500 आया। फिर ये टेंस के प्लेस में 9 था और यहाँ पे टेंस के प्लेस में अच्छा यहाँ 4 नहीं 40 आएगा, माई मिस्टेक, सॉरी। तो कितना आ गया देखिए 2,540 प्लस 23 कितना है? 2,563। यही हमारा आंसर है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब उपयुक्त है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो चार्ट्स को यूज़ किया जाता है इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल के रूप में क्लास में। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मोस्ट अफेक्टिव बोलना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सही लग रहा है बट हम आगे और पढ़ लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। ये गलत है, नेगेटिव हो गया। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। मैथमेटिक्स लैब इज इसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए फोर्थ भी सही है और फर्स्ट भी सही है, तो हमें कंपेयर करना है कि मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा होगा, राइट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो, कि जो मैथमेटिक्स लैब है दे आर वेरी इसेंशियल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा सही है वर्ड प्रॉब्लम के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। जो इबारती है सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते। ठीक है, तो ये तो गलत है क्योंकि वो एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स आर इम्पॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लास ओनली। नहीं, हम देखते हैं प्राइमरी क्लासेस में भी दे आर इम्पॉर्टेंट और वो होती हैं। आपको जो बेसिकली अगर नहीं पता है तो आप ये अज्यूम क्या करो कि आपने एनसीईआरटी देखा होगा। जैसे हमने देखा है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जो फर्स्ट में तो नहीं होती, सेकंड थर्ड में होती हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, राइट, तो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स फोकस मोर ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन मैथमेटिक्स। प्रोसीड्यूरल नॉलेज में मोर फोकस करती है? नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट कि वर्ड प्रॉब्लम्स रिफर टू एक्सरसाइजेस वेयर द चाइल्ड formalizes the situation into a form where a specific mathematical technique can be applied। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड। जो NEP के अनुसार असेसमेंट कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। NEP में क्लियरली मेंशन है कि जो असेसमेंट है वो कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। कौन कौन से? फर्स्ट होता है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें इंटेलेक्चुअल जो है शामिल रहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्रेस है बच्चे की। अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें क्या आता है? अफेक्टिव डोमेन। इसमें वैल्यूज़ हो गए, क्वालिटीज़ हो गई, ये सब इंक्लूडेड रहता है। और थर्ड की बात करता है साइकोमोटर डोमेन। इसमें फिजिकल स्किल्स हो गई। तो हमें पता है NEP जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की बात करता है। तो ये असेसमेंट ऐसा है जो कि बच्चे को पूरी तरीके से उसके सारे जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के सारे ही इसमें कवर्ड होते हैं। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिर से NEP पे क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। इनमें से कौन सा है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है? फर्स्ट है ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस and traditional ways of learning as part of various subjects like mathematics, astronomy, medicine, agriculture etc. तो ट्राइबल नॉलेज के लिए ये सब तो पार्ट शामिल है ना, इन सबकी नॉलेज, तो ये गलत हमें बताना है ना, नॉट, तो ये सही है। फील्ड विजिट्स टू डिफरेंट स्टेट्स, फील्ड विजिट भी इंक्लूडेड है। हमने पढ़ा था कि फील्ड विजिट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पेशली हिस्टोरिकल कोई चीज़ें पढ़ाना चाहते हो तो आप ले जाके बच्चों को वो दिखा सकते हो, तो इससे उनका इम्प्रूवमेंट होगा। थर्ड है फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एसेस द नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट्स, दिस इज़ रॉन्ग, और यही हमारा क्या है आंसर है कि फॉर्मल एवेल्युएशन असेसमेंट एग्जामिनेशन को उसमें नहीं शामिल किया गया है, तो हमें गलत वाला बताना था, तो थर्ड ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर लीस्ट रेलिवेंट इन अ प्राइमरी मैथमेटिकल क्लासरूम। तो यूज़ ऑफ पैटर्न्स बिल्कुल यूज़ होता है, पैटर्न्स का यूज़ होता है, बच्चों के विजुअलाइजेशन का यूज़ होता है, दृष्टिकरण, मेकिंग कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो यूज्ड। कौन सा नहीं यूज़ होता? ऑप्शन नंबर 4 मेमोराइजिंग फॉर्मूले, जो बच्चों को सूत्रों को याद दिलाने पे जोर नहीं दिया जाता। अगर हम प्राइमरी बेसिकली कहीं भी नहीं जोर दिया जाता है, तो सूत्रों को याद रखना मतलब फॉर्मूलेज को याद करना NCF के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं? हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रू बताना है। थॉटफुल एफर्ट्स ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन एनहांस देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। दिस इज़ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रमोटिंग, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, ये बढ़ावा नहीं देता, बिल्कुल बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज टू कॉग्निटिव, बिल्कुल भी गलत है, बच्चे कन्फ्यूज नहीं होते बल्कि उनका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ओनली वन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर कि केवल और केवल यही है जो क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A number becomes double if it is increased by 8. What is the number? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? अब इसको देखो घुमा के पूछा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कोई नंबर अगर आप कुछ भी ऐड करते हो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाती हूँ कि कोई नंबर है, आप उसको में कुछ ऐड करते हो तो वो डबल हो जाता है। मान लो 1 है तो 1 में क्या मान लो x ऐड करते हो तो वो डबल मतलब 2 हो जाता है। तो 1 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो डबल हो जाएगा? वो नंबर खुद ही होगा ना, तभी तो 2 गुना हो रहा है। 2 में आप जब 2 ऐड करोगे तभी तो वो डबल होगा, मतलब 4 होगा ना। 3 में जब आप 3 ऐड करोगे तभी तो वो 6 बनेगा ना, डबल 2 गुना हो रहा है, मतलब वो नंबर खुद जुड़ रहा है। 7 में अगर आप 7 जोड़ोगे तभी तो वो डबल होगा ना, 14 बनेगा। 2 गुना कब होगा? जब वो नंबर खुद उसी में जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि व्हाट अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8। उसमें 8 जोड़ा जा रहा है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो 2 गुनी हो जाती है, मतलब वो संख्या क्या है? वो खुद 8 है, तभी तो उसमें 8 जोड़ने पर वो डबल हो रही है। देखो अगर 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 होगी, तो 12 का डबल तो 24 होता है, नहीं हुआ। 16 में 8 जोड़ोगे तो आप 24 होगा, जबकि 16 का डबल तो 32 होता है, ये भी गलत हुआ। 6 में 8 जोड़ोगे तो 14 होगा, जबकि 6 का डबल कितना होता है? 12। तो 8 ही केवल ऐसा है जिसमें 8 जोड़ने पर वो डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री होता है। आपको याद रखनी है ये बात कि एक त्रिभुज के सभी जो कोण है, एंगल्स हैं, उनका सम करोगे आप तो वो होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है? देखो कन्वर्जन से 1 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही है, कभी कभार 2 का भी दे देते हैं वो लोग, बट 1 तो डेफिनेटली आती है। तो यहाँ पे देखो लेंथ कन्वर्जन की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जो लेंथ का बेस यूनिट है वो क्या होता है? मीटर। तो देखो पहले किलोमीटर आएगा, है ना, फिर किलोमीटर्स के बाद क्या आता है? हेक्टोमीटर, देन आता है आपका डेकामीटर, उसके बाद मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर,
और फिर आता है मिलीमीटर। अब देखिए, अगर आपको राइट साइड जाना है, क्या करना है, अगर आपको राइट साइड जाना है तो आपको मल्टीप्लाई कितना करना है, इंटू का 10 का। और अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है तो आपको कितना करना है, डिवाइड करना है 10 का। ठीक है, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, सही बोला हुआ है। तो देखिए, अब यहाँ से मिलीमीटर था, हमें मिलीमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो कितनी बार, एक ही बार हम डिवाइड करेंगे ना, तो 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1/10 मतलब 0.1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी आपको राइट साइड मूव करना है तो आप क्या करोगे, इंटू का 10 करोगे। जब भी लेफ्ट साइड मूव करना है तो डिवाइड बाई 10 करोगे। जितनी बार आप जंप करोगे उतनी बार आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है कि 1 इज अ कंपोजिट नंबर। नहीं, जब हमने नंबर सिस्टम किया था तो मैंने आपको बताया कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो एक ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो हमें क्या पता है कि वो उसके जो फैक्टर्स हैं दैट आर मोर देन 2, +2 होने चाहिए, तभी वो कंपोजिट नंबर होएगा। और प्राइम का हमने पढ़ा था कि प्राइम में केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक और 2 फैक्टर्स ओनली। एक तो 1 हो गया और वो नंबर खुद हो गया इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्यों 4? क्योंकि इसका फैक्टर देखो मोर देन 2 है। एक तो एक हुआ, एक 2 हुआ, एक 4 खुद हुआ, तो टोटल फैक्टर्स कितने हैं इसमें, 3 है, इसलिए ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है। और 1 नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम होता है। ठीक है, ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। अब देखो क्या बोला हुआ है, घेरने के लिए, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है। तो 100 क्या है, उसका पेरीमीटर है। अब क्षेत्रफल के लिए अगर हम देखो, ये दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, तो इनमें या तो मान लो स्क्वायर होगा तो 25x25 होगा, या तो आयत होगा। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होता है, 4a। 4 से आप इसको काटोगे तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। और अगर बाई चांस क्या हुआ, वो रेक्टेंगल हुआ तो उसका क्या होता है, 2l+b, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई अगर हम करेंगे तो 2 से आप इसको 100 को काटोगे तो 50 आएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 50 होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे, जैसे मान लो 45 और 5 ये 50 हुआ, तो इसका आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20 और 5 25, 225। इसका मल्टीप्लाई आप करके देखोगे तो कितना आएगा, 15 3 45, 450 और 15 पना 75, तो 525। लेकिन अगर जब आप इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 625 आ रहा है और ये दिस इज 600 आ रहा है। तो आप मैंने ये करके दिखाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे केस में जब हो ना तो आपको कैलकुलेट करके नहीं देखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा जो स्क्वायर है उसी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल निकालोगे आप तो क्या होगा, वो भुजा का स्क्वायर आप करते हो ना, भुजा ए स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल। तो 25x25 हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उसको सबसे ज़्यादा टुकड़ा चाहिए था, तो वो 25 × 25 उसका क्षेत्रफल जो है 625 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसका आंसर क्या है, स्क्वायर वर्ग की वर्ग एक सदैव एक क्या होता है, बहुभुज होता है, हमेशा एक पॉलीगॉन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो। जो एक पार्सल का है, सेंडिंग पार्सल मतलब जब आप पोस्ट ऑफिस में जाके एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पार्सल सेंड करते हो ना, तो वहाँ पे वेटिंग होती है कि मतलब वो कितना भार है उसका, उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पार्सल जो है वो 50 ग्राम है या फिर उससे लेस है तो 15 रुपये पर पार्सल आएगा। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, मतलब जो भी 50 ग्राम से जितना ज़्यादा है, फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम से जो जितना ज़्यादा है तो हर एक 50 ग्राम के लिए फिर से 7 रुपये जो है उसके लगेंगे। तो मीना वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर फ्रेंड चारू इन दिल्ली। द पार्सल वेट्स इज 350 ग्राम। तो मीना अपनी सहेली चारू को एक पार्सल भेजना चाहती है जो कि दिल्ली में रहती है, और पार्सल का भार दिया हुआ है 350 ग्राम। तो हमें बताना है कि उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो देखिए, फर्स्ट कितना है उसके टोटल पार्सल का वेट जो है 350 है। ठीक है,
अब हम इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है तोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट 50 ग्राम के लिए कितना आएगा, 15 रुपये लगेगा, है ना। फर्स्ट 50 ग्राम के लिए ₹15 हमारा लगने वाला है। देन अगर 50 हो गया तो कितना बचा, 300। अब इस 300 को उन्होंने बोला था कि हर एक 50 ग्राम के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, तो इसमें से कितने 50-50 के आएंगे, अगर आप देखोगे तो इसमें 5 × 30, 6 50-50 है। मैं बहुत आराम से आपको सिखा रही हूँ ताकि आपका डाउट ना रहे, ठीक है। 50-50-50 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। हर एक के लिए कितने कितने रुपए लगेंगे, 7 रुपये। इसके लिए 7 रुपये, इसके लिए 7 रुपये, 7 7 7 7। तो टोटल बताइए कितना हो गया पैसा उसका। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42। तो ये 7 7 42 तो ये हो गए, और फर्स्ट 50 के लिए 15 रुपये लगे थे, तो ये कितना हो चुका है, 5 2 7 4 1 5, 57 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है एकाकी संगति, हायरार्किकल इंक्लूजन और बेसिक ऑपरेशन। तो ए और बी सही है कि एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा सही नहीं है जो गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए बात कही जा रही है। फर्स्ट दिया हुआ है, इट हैम्पर्स द लर्निंग ऑफ चाइल्ड एज इट लीड्स टू कन्फ्यूजन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि गलत पूछा हुआ था ना, नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है कि यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। बिल्कुल गलत है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस क्या करोगे, अपनाओगे, तो बाधा नहीं डालेगा और लर्निंग को अच्छा करेगा, सुगम बनाएगा, ठीक है। तो वो गलत है और फर्स्ट ही आंसर था। Yamina threw a dice 10 times and got the following results. Which of the following numbers he got the maximum number of times? तो यामिना है, उसने एक डाइस फेंकी और उसको ये जो नंबर्स हैं वो मिले हैं। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप काउंट करके देख लो। तो 5 3 6 6 6, देखो 3 एक बार आया, यहाँ पे एक, ये 3 है, बाकी ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये सब एक एक बार है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी पेपर है बच्चों वाला। आपने अगर बेसिक भी PYQ सॉल्व कर लिए तो आपका मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, दैट आई अश्योर यू। बस आपको प्रैक्टिस करनी है PYQs की। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd सॉल्व 25 × 5 एज इतना। देखो उसने, बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, बस उसको क्या करना, अभी वो जो हम वो लेते हैं ना हासिल या फिर आप जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो उसे नहीं आता है। कि देखो 5 6 30 उसने कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली उसको 3 को आगे कैरी फॉरवर्ड करके दिस इज 130 आना चाहिए था, उसने कैरी नहीं किया तो उसने सही है। तो क्या करना चाहिए, रिविजिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिमेडियल दिस मिसकंसेप्शन। इनमें से क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग उसे बताना है, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा बच्चे को समझानी है कि उसको 3 को आगे क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 25.5 × 5 - 35 डिवाइड बाई 5 -3 × का 18.5 इस। तो ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमको बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि 0.3 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 0.5 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो पॉइंट वाले तो ये दोनों कट ही गए, माइनस है क्योंकि यहाँ पे। तो सिंपल 25 पंचे 125 आया, माइनस का 5 7 35 7 आया, 18 3 54। तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे पता चल गया है कि मेरा आंसर आया है कितना, 6 1 7 61। तो 64 आंसर आएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे आप करोगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो। 25.3 × का 4 - 35 डिवाइडेड बाई 5 - 3
इंटू का 18.5 है। तो आप इसमें जब ये कितना है, यहाँ पे 5 था, मैंने 4 लिख दिया है, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे कितना था 5, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिहाई 15.25 पंचे 125 और 126 माइनस का 35 को सब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 माइनस का फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पच्चे 15 पॉइंट 18 36 18 3 54 1 55। बस अब आप सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, कट गया, माइनस माइनस था। फिर 55 में आप क्या करोगे 18 दूना 36 18 3 54, कुछ गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़ किया ना। 18 36 18 3 54 ठीक किया है, नहीं ठीक है। देखो 55 में आप 7 जब ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा आपका 55 में, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो आप 7 ऐड करोगे तो 62 हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है 126 में से 62 को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 4 और 6 64। ऑप्शन नंबर 1 जो हमने वहाँ पे सॉल्व किया था वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 सही 2/3 में कितने राइट एंगल है। हमें सम कोणों की डिग्रियां बतानी है। तो हमें पता है कि राइट एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है, राइट। और अगर आप इसको इम्प्रॉपर जो ये फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे और फिर जितना है उसमें 2 ऊपर वाला ऐड करोगे। तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3 ये बन गया। अब आपको सिंपली बस इसमें पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो 3 त्रिका 9 और 8 3 24, तो 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डाटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज। तो इनमें से कौन सा सबसे सही तरीका है डाटा हैंडलिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्राइमरी लेवल में। तो अगर हम डाटा हैंडलिंग की बात करें तो उसके लिए विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टैटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हाइट, फेवरेट फूड, कलर, कार्टून एक्सेट्रा आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाटा। बिल्कुल सही है कि आप क्लासरूम में ही बच्चों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून ये सब पूछ के आप वहाँ पे क्या कर दे रहे हो, शो कर दे रहे हो आंकड़ों को रिलेटेड टू जो भी आप जिसके भी चार्ट जो भी डाटा प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, आप जो भी चाहो तो उसमें से शो कर दे रहे हो। दिस इज डाटा हैंडलिंग। आप बच्चों को सिखा रहे हो कि डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है, ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें से वो इन्वॉल्व होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स, अ रैबिट जम्प्स 7 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ओ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स दे विल बी जंपिंग टुगेदर। किसी स्थान 0 से आरंभ करने एक मेढक जो है 3 कदम चलता है और खरगोश 7 कदम चलता है। तो हमें क्या करना है, देखिए कि 3 और 7 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 7 का आप एलसीएम क्या होगा 21, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन्हीं का गुणनखंड ही हो जाएगा। आपको पता है 2 प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 7 3 21 हो गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ चुका है 21। अब हमें बस ये देखना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो जब वो 21 कदम चलेंगे ना तो वो 7 स्टार्टिंग मतलब सेम जंप करेंगे। तो इनमें से कौन सा है जो कि 21 का मल्टीपल है। तो आप देखोगे कि 371 को अगर आप काटने की कोशिश करोगे 21 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 371 को अगर आपने कोशिश करा 21 से काटने के तो 21 एकम 21 6 61 आ गया, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। 378 आपका कट जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा। तो कौन सा मल्टीपल आपको चेक करना है, बस कौन सा ऑप्शन में से कौन सा मल्टीपल है। तो 378 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम। ये अगेन मिक्स फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम मान लेते हैं कि x पैकेट्स जो हैं वो 1/12 kg नमक वाले पैकेट्स होंगे और वो किसके बराबर होंगे 7 सही 7 दूना 14 1 15, तो 15/2। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 छक्का 12 6 को 3 गुणा करके, तो x बराबर कितना हो गया 15 छक्का 90
ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बस हमने मान लिया कि 1/12 के kg के x पैकेट्स होंगे और फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब विशेषता है मैथमेटिकल लैंग्वेज का? और इट शुड बी प्रिसाइज, बिल्कुल सही है। इट मस्ट बी एम्बिग्यूअस, देखो एम्बिग्यूअस नेगेटिव वर्ड होता है, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। जैसे एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ क्लियरली आपको विजुअल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, इट शुड बी रीइंफोर्स थ्रू चाइल्ड्स लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से, बिल्कुल सही है कि आप बच्चे को उसकी भाषा की हेल्प से सिखा रहे हो। अब फिर 4th नंबर पे, इट इज़ हाईली टेक्निकल, नहीं वह भाई बच्चे को सिखा रहे हो, तो IT वालों को थोड़ी सिखा रहे हो कि टेक्निकल सिखाओगे। तो A और C सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, कि A और C जो है वो दोनों क्या है, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सॉल्विंग 182 माइनस का 67 करना था, तो बच्चे ने क्या किया, एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखो बोरोइंग का कॉन्सेप्ट तो सिखा रही थी, तो उसने बोला कि उधार लेना है। अब उधार मतलब बोरो, तो बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि हमें किसी से उधार नहीं लेना है, तो बच्चा बोल रहा है कि मैम क्यों उधार ले रहे हो? तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसको अपना वर्ड उधार बदल कर क्या बोलना चाहिए, पुनर्समूहीकरण, जो हमने उसमें पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन वाले में, का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को दिखानी चाहिए कि कैसे वो बोरो लेके माइनस कर देंगे। तो लैंग्वेज हमें बस वर्ड सा है, तो उधार उसे लग रहा है कि हमें उधार नहीं लेना चाहिए, वो नहीं, तो उधार को किससे बदल देना है, पुनर्समूहीकरण से, रीग्रुपिंग हम उसको बोल देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टीचर शुड चेंज द वर्ड borrowing to regrouping and then show the process of regrouping. Option number A is the correct answer. Next question है, which of the following statement is least appropriate for encouraging mathematical learning? इनमें से कौन सा है जो कि अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त? देखो नेगेटिव वाला पूछ रहा है, जो गलत होगा वो हमें जवाब देना है। एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही है, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स लर्निंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बिल्कुल सही कि जेंडर बायस नहीं होता, ऐसा नहीं कि लड़के ही अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती हैं मैथ्स में अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट है, डिस्करेज इंट्यूशन एज इट हैम्पर्स था, ये देखो नेगेटिव है और नेगेटिव वाला ही क्या गलत है, और गलत ही हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। शो 3 जो है वो गलत है और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीड्स, इनमें से सबसे कम प्राइस हमें बतानी है। देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना सबसे कम पैसे किस में आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको ऑब्जर्व करने के लिए पहले तो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, 750 पैकेट इंटू का 7.50 ईच, ठीक है। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, देखिए गौर से, 7.5 इंटू का 750। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 75 डजन, देखो डजन मतलब 12, हर एक आइटम कितना है, 7.50। और फोर्थ में 75 इंटू का 750। अब आप ऑब्जर्व करो किसका मल्टीप्लाई करके सबसे कम आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करते रहना, नहीं तो 5 मिनट इसी में चला जाएगा, ऑब्जर्व करना है। देखो कंपैरिजन करना है हमें, तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो सेम है उनको तो काट ही दो। अब देखो जैसे 7.5 7.5 750 750, तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो इक्वल है, अगर आप गौर से देखोगे तो क्या है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, अच्छा ये वाला था 75 डजन ऑफ 7.5, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। कैसे किया, देखो 750 ये इसका मैंने लिखा, फिर 7.5 डजन, ये डजन 75 डजन
आइटम ये वाला इसका यानी यहाँ पे डजन था तो 7.5 इंटू का 12 होगा, ऐसा होगा। अब सही है। तो देखो ये कितना है 12,750। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे आप तो देखो 12 सेम है, 7.50 7.50, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा चाहिए, इन दोनों में से छोटा ये निकला। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमें सबसे छोटा बताना है ना। तो देखो 750 7.50, तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये और ये तो बराबर ही हैं। अब ये 12 और 75 है, यहाँ पे 750 है। देखो क्या 12 75 को 750 से ज़्यादा आएगा कम आएगा, तो 12 7 84, वो 800 प्लस जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब इनमें से छोटा ये निकला। अब देखो यहाँ 75 है, यहाँ पे 750 है, और यहाँ पे देखो 75 का गुणा 750 में है, यहाँ पे 750 का गुणा 7.5 है, तो ऑफकोर्स यही छोटा होगा ना, ये भी बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम बस कंपैरिजन से थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स इन अर्ली ग्रेड्स लर्नर्स। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पे पैसे का मानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि पैसे का यूज़ करके आप इकाई दहाई थोड़ा सा बहुत ही नहीं सिखा पाओगे बच्चों को, बाकियों से की हेल्प से आप सिखा दोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच aspect of evaluation is used when a teacher ensures that test made by her fulfills the objectives and criteria of the test। इनमें से कौन सा जो मूल्यांकन के पक्ष में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, की वैलिडिटी जो होती है, वैधता होती है, वो इस कसौटी में खरी उतरती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।